हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान, जो आपको 6 सितंबर को वीकली टेस्ट होने वाला है। उसके लिए हमारा वीडियो का सेट 3 होने वाला है। इसमें आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाला है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, भारत की नदियों को किन 2 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया, मतलब बांटा गया। तो याद रखिएगा, भारत की जो हिमालय की जो नदियाँ हैं और हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीप नदियाँ में बांटा गया। भारत की जो नदी है कौन कौन भाग में बांटा गया, तो हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीप नदियाँ। आगे देखिए, किन नदियों को बारहमासी या सदा नीरा नदियाँ कहते हैं। तो वैसे नदियाँ जो बारहमासी है, जिन्हें पूरा वर्ष बरसात के साथ साथ ऊंचे पर्वतों पर मौजूद बर्फ़ के पिघलने से पानी प्राप्त होता है, 12 महीना पानी होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बारहमासी या सदा नीरा नदियाँ कहते हैं। नदियों की अपरदन की गति किस अवस्था में सबसे ज़्यादा होता है, तो युवा अवस्था या आरंभिक अवस्था में। आगे देखते हैं, किन नदियों को मौसमी नदी कहते हैं। तो जिन नदियों में वर्ष पर पानी नहीं रहता है उन्हें मौसमी नदी कहते हैं, मतलब वर्ष भर पानी नहीं रहता है। इन नदियों में जल वर्ष के किसी विशेष मौसम में उपलब्ध होता है। आगे देखते हैं, बोला कौन सी 2 नदियाँ अरब सागर में गिरती है, तो नर्मदा और ताप्ती। कौन सी नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं, तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है, तो गंगा नदी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए, तो गोदावरी नदी। भारत में मीठे पानी को सबसे बड़ा झील कौन सा है, उलर झील। भारत में खारे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है, सांभर झील। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस सब बात को याद रखिएगा। हिमालय से निकलने वाली नदियों की विशेषता बताइए, तो बोल रहा है हिमालय से निकलने वाली नदियों का जल स्रोत पहाड़ों से पिघलने वाली बर्फ़ होती है, जिसके कारण ये नदियाँ सालों भर जल से भरी होती है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ गहरी होने के कारण नौकायान करने के लिए उपयुक्त होती है। इन नदियों के किनारे की उपजाऊ मिट्टी बहुत ही अच्छा होता है, कृषिगत कार्यों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। मछली मारने जैसे आर्थिक गतिविधियां भी इन नदियों के स्थानीय लोगों के द्वारा किया जाता है। उसी तरह से आपको प्रायद्वीप नदियाँ का भी कुछ ना कुछ विशेषता होगा। देखते हैं, अधिकतर प्रायद्वीप नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती है। यह नदियाँ मौसमी होती है, 12 महीना नहीं होता है। इनकी लंबाई अपेक्षाकृत कम होती है। इनका धरातल समतल नहीं होने के कारण यह नदियों का धरातल उबड़ खाबड़ होता है। इन नदियों से झरने जैसे जल स्रोत की उत्पत्ति होती है, इसके कारण वह जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रायद्वीप नदियाँ उपयुक्त माना जाता है। आगे अगर देखते हैं, झीलों का उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। नदी के प्रवाह को सुचारू बनाने में सहायक करता है। अत्यधिक वर्षा के समय प्रवाह को रोकती है। आसपास के क्षेत्र में जलवायु को सामान्य बनाती है। प्राकृतिक सुंदरता व पर्यटन को बढ़ावा देती है और जलीय परितंत्र को संतुलित रखती है। आगे देखिए, नदियों का आखिर में महत्व क्या है, क्यों जरूरी है। तो भारत में अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है और इन परिस्थितियों में नदियाँ आर्थिक रूप से काफ़ी सहायता देती है। नदियाँ सिंचाई के लिए सबसे बेस्ट साधन होता है। इसके अलावा नदियों के द्वारा नौका संचालन होता है, जो परिवहन के लिए आज भी एक महत्वपूर्ण साधन है। नदियाँ जल विद्युत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ ही नदियों के किनारे पर्यटन क्षेत्र में भी विकसित किए जा रहे हैं। आगे देखिए, झीलों की परिभाषा दीजिए एवं मीठे तथा खारे पानी वाले झील का नाम बताइए। पृथ्वी की सतह को गर्त वाले भाग जहाँ जल जमा हो जाता है उसे झील कहते हैं। ठीक है, अब मीठे पानी का जो भारत में सबसे बड़ा झील उलर झील है। भारत में खारे पानी का सबसे बड़ा झील सांभर झील है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखिए, ये हमारा सिविक्स का क्वेश्चन हो जाएगा। वो हमारे इससे पहले वाला जितना था, हम आपको भूगोल का क्वेश्चन करवाया था, ये हमारा क्या हो जाएगा, सिविक्स का क्वेश्चन हो जाएगा, सब्जेक्टिव। देशद्रोह किसे कहते हैं, तो देश की सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश करने वाले अपराध को हम लोग क्या बोलते हैं, देशद्रोह बोलते हैं। प्रारूप किसे बोलते हैं, किसी कानूनी दस्तावेज का प्रारंभिक रूप को प्रारूप बोलते हैं। आगे देखिए, रंगभेद शासन व्यवस्था क्या थी, तो रंगभेद यूरोप के गोरे लोगों द्वारा दक्षिण अफ्रीका में 1948 ईस्वी में 1989 ईस्वी के बीच काले लोगों के साथ साथ नस्ली अलगाव और खराब व्यवहार करने वाली व्यवस्था को रंगभेद शासन व्यवस्था कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की राजनीति ने लोगों को किस आधार पर बांट दिया, तो दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की राजनीति ने लोगों को उसकी चमड़ी के रंग के आधार पर बांट दिया। चमड़ी के रंग के आधार पर दक्षिण अफ्रीका में कौन कौन से रंगों के लोग रहते थे, चमड़ी के आधार पर
दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अश्वेत रंगीन चमड़ी वाले लोग भारतीय मूल के लोग रहते थे। संविधान किसे कहते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा संविधान जो है किसी देश का सर्वोच्च कानून होता है। इसमें किसी देश की राजनीति और समाज को चलाने के लिए मौलिक कानून बने होते हैं। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे थे। संविधान सभा किसे कहते हैं? तो चुने गए जन प्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान लिखने का काम करते हैं उसको हम लोग संविधान सभा बोलते हैं। भारतीय संविधान सभा में हुए गंभीर चर्चा का रिकॉर्ड किस पुस्तक में किया गया था? भारतीय संविधान सभा में हुए गंभीर चर्चा का रिकॉर्ड कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिबेट्स नामक के 12 खंडों में प्रकाशित पुस्तक में किया गया। भारतीय संविधान का आत्मा किस में बसती है? तो भारतीय संविधान का आत्मा संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका में बसती है। तो यदि आपको मेरा सब्जेक्टिव वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।